समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, आपको अपने ही साथ वाले ड्रॉपर स्टूडेंट से कंपटीशन करना है, इसके साथ आपको ट्वेल्थ भी निकालनी है, आपको बोर्ड्स भी पढ़ना है। आपके लिए बहुत बड़ा ये युद्ध है। अरे शिवानी ने बढ़िया पोस्ट डाली है, चलो बढ़िया बढ़िया से इसे लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और वो सामने बैठ के पढ़ रहा है उसको भी शेयर कर देते हैं। एक तो स्कूल का 100% पढ़ना है और 50% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। किसके लिए? जेईई मेंस के लिए। अगर आपने ये कर लिया, वो 350 बच्चों में से एक बच्चा आप हो। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है, क्योंकि वो आपको तुरंत ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चला जाएगा। तो आपके जीवन का 12 घंटे तो इस चीज में चले जाना ही चाहिए। हेलो मेरे को चीकू मोमोज, कैसे हैं आप लोग? मैं और आप एक बात पर पूरी तरह से सहमत आज के वक्त में हो सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो मेरे पास, आपके पास या इस दुनिया में किसी के भी पास बिल्कुल बराबर भगवान ने दी है, वो है वक्त। ना तो किसी और इंसान के पास आपसे या मुझसे 1 सेकंड का वक्त भी ज्यादा है, ना हमारे पास किसी भी और इंसान से 1 सेकंड का वक्त कम। अगर मैं आपकी बात करूं, जो लोग जेई जैसी एग्जाम में हर साल अपीयर होते हैं, हर साल जेई जैसी एग्जाम में जाकर के बैठते हैं, उन लोगों के लिए वक्त को मैनेज करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। स्पेशली वो लोगों के लिए जो 12वीं कक्षा में है, या 11वीं और 12वीं, या 11th और 12th दोनों पढ़ करके जेई मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको स्कूल भी पढ़ना होता है, क्योंकि अब तो 75% जरूरी है, तो स्कूल बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। और दूसरी चीज जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है वो है आपकी प्रिपरेशन। तो ये दोनों चीज को किस तरह से बैलेंस किया जाए, वो आज हम देखेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह की है सच्चाई, और ये समस्या क्या बहुत छोटी है या बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका क्या माप है, इसका क्या साइज है, और कितनी खतरनाक और कितनी गंभीर है यह समस्या। क्या सभी लोगों को बहुत ही क्लियर तरह से मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ एकदम सॉर्टेड है? चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, कि हम अगर ध्यान से भारत के हर एक स्टूडेंट को देखें, तो आप देखो तो मैंने यहां पर सारे बोर्ड्स के नाम लिखे हैं। लगभग भारत में 28 प्रदेश, 28-29 स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट का अगर हम बोर्ड देखें, मतलब अलग अलग तरह के स्टेट बोर्ड्स हैं, हर एक स्टेट बोर्ड्स के 12वीं के बच्चे को सम करके पता करें तो टोटल भारत में, पूरे इंडिया में लगभग 1.5 करोड़, 15 मिलियन पीसीएम के स्टूडेंट, मतलब पूरे 12th क्लास के स्टूडेंट निकल के आते हैं। मतलब अब जब आप पढ़ रहे हो तो लगभग 1.5 करोड़ बच्चे आपके साथ और उसी क्लास में उसी समय पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप 12th में जाओगे तो लगभग यही 1.5 करोड़ बच्चे आगे की तरफ आपके साथ 12th क्लास में जाएंगे। इन बच्चों में से अगर हम देखें तो कुछ लोग बहुत दिमाग लगाकर, मैं मानता हूं लगभग 20% लोग, 1.5 करोड़ में से लगभग 20% लोग, लगभग 30 लाख बच्चे पीसीएम लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी तरह होंगे, जिन्होंने पीसीएम लिया होगा, या जिन्होंने अपना टारगेट आईआईटी को बनाया होगा, या अपना टारगेट पीसीएम को बनाया होगा। पर ये बच्चे पढ़ते पढ़ते 11th में तो सब बच्चा सोचता ही है ना कि मैं किसी ना किसी कॉलेज में जाऊंगा, कुछ करूंगा। 30 लाख बच्चे पूरे इंडिया में गणित लगा रहे हैं कि मुझे पीसीएम लेना है। पर 11th और 12th खत्म होते तक सिर्फ, क्या आप गैस कर सकते हो, सिर्फ, मतलब यहां लगभग 30 मैं बोल रहा हूं, पर ये है कितने, 28 लैक्स। 28 लैक्स में से सिर्फ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है जेई का। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? 8 लाख बच्चे, 28 लाख के ऊपर फिगर है, लगभग 30 में जिसे बोल रहा हूं, 28 लाख बच्चों में से, देखो बेटा ध्यान से, तुम ही इनमें से एक हो, ये लोग, इन बच्चों में से 20 लाख बच्चे हार जाते हैं अपनी लड़ाई, अपना हौसला। किस चीज की वजह से? सिर्फ एक चीज की वजह से, कि उन्हें पता चल जाता है कि भाई हमें तो सिर्फ बोर्ड्स ही बैलेंस करना है, 12वीं पास हो जाए बहुत है, हमें नहीं पढ़ना इस जेई मेंस वगैरह के चक्कर में, हमें नहीं जाना किसी आईआईटी के चक्कर में, हमें भैया 12वीं पास हो जाए बहुत है। ये वो बच्चे हैं जो जेई मेंस की एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। कितने बच्चे थे देख लो, इतने में से इतने ने पीसीएम लिया,
उसके बाद इतने बच्चे सिर्फ किस में अपीयर हो रहे हैं, जेई मेंस की एग्जाम में। अब जेई मेंस की एग्जाम में अपीयर होने के बाद सिर्फ देख रहे हो आप कितने, सिर्फ 1/4 ऑलमोस्ट, मतलब 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करते हैं। कहां था आंकड़ा, 1.5 करोड़ से 30 लाख, 30 लाख से 8 लाख, 8 लाख से अब 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनमें से भी ये क्लियर करे हुए बच्चे अब आईआईटी के एग्जाम के लिए, मतलब जेई एडवांस के लिए बैठेंगे। जेई एडवांस के लिए जो बच्चे बैठने वाले हैं उनमें से सिर्फ 1 पॉइंट, इसमें से भी 60,000 बच्चे नहीं बैठ रहे। कैन यू इमेजिन, इसमें से भी 1/4 जो बच्चा है वो बैठ ही नहीं रहा, उसको मतलब नहीं कि मुझे एग्जाम देना है कि नहीं देना है, वो नहीं बैठ रहा जेई एडवांस के एग्जाम में। उसने सोच लिया मेरा यहीं तक था, मैं नहीं दे पाऊंगा आईआईटी। अगर मैं बात करूं इसके बाद तो सिर्फ 40,000 कैंडिडेट इसमें से सिलेक्ट होते हैं। अगेन 1/4 बच्चा, लगभग 1/4 1/5 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, 1/5। और फिर इसमें से क्या आपको पता है कितने सीट है आईआईटी में? 16,600, सिर्फ 16,600 सीट्स है आईआईटी में। अब चीकू भैया आप ये सब क्यों बता रहे हो कि सिर्फ 16,600 सीट है? हमें पता है 16,600 सीट है, मैं ये नहीं बता रहा कि 16,600 सीट है। मैं ये बता रहा हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये 16,000 सीट नहीं है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि बेटा यहां पर ड्रॉपर्स आ जाते हैं। इन 16,000 सीट में कैन यू इमेजिन कितने परसेंट ड्रॉपर आते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कैन यू इमेजिन कितने परसेंट ड्रॉपर आते होंगे? इन 16,000 सीट जो हमने यहां पर देखी कि इतनी सीट्स हैं आईआईटी के अंदर, इतने बच्चे हर साल आईआईटीएन बन सकते हैं, इनमें से कितने परसेंट ड्रॉपर होते हैं? कैन यू इमेजिन कितने परसेंट बच्चे ड्रॉपर होते हैं? तो बेटा 50 से 60% बच्चे जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं? ड्रॉपर्स। क्लियर? मतलब यहां मैं अगर 60% भी नहीं मानूं, होप्स हाई रखते हुए मैं मानूं कि आपकी सिर्फ 50% सीट, आधी सीट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है बेटा, सिर्फ 8,299। मैं यहां पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्या कीमत, वो एक सीट की क्या कीमत है। 8,299 सीट, 8,299 सीट्स अवेलेबल है सिर्फ 12th क्लास के फ्रेशर्स के लिए जो अपीयर हो रहे हैं। इसमें भी कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस है, कास्ट कैटेगरीज है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है, हर तरह से डिवाइडेड है। हर किसी के लिए कंपटीशन लिमिटेड है, समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, आपको अपने ही साथ वाले ड्रॉपर स्टूडेंट से कंपटीशन करना है। इसके साथ आपको 12th भी निकालनी है, आपको बोर्ड्स भी पढ़ना है। आपके लिए बहुत बड़ा ये युद्ध है। और वो युद्ध अगर आप एक 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो शुरू हो चुका है और आप उस युद्ध के बीच में। अगर आपको इतने सारे जो मैंने आपको स्टेप दिखाए वो सारे पार करके इन 8,300 बच्चे, 299 बच्चों में पहुंचना है तो आपको टाइम मैनेज करना होगा आज से। क्लियर है भाई? सबसे बड़ी बात अपन शुरू करते हैं कि कैसे। ठीक है, सबसे बड़ी बात अपन मैनेज करते हैं कि कैसे। अगर आप देखो तो लगभग कितने पीसीएम के स्टूडेंट थे? 28 लाख, मैं बोलूं 30 लाख। 30 लाख में से कितने 12th के स्टूडेंट, इतने 12th के स्टूडेंट थे, इतने 12th के आईआईटीएन बन रहे हैं। मतलब हर 350 में से एक बच्चा आईआईटीएन बन रहा है। क्या आप अपने कोचिंग के बैच का साइज सोच सकते हो कि आपका 12th क्लास का बैच कोचिंग में किस साइज का है? कितना साइज का बैच है? इमेजिन करो कितने साइज का बैच है कोचिंग में। 50, 60 बता सकते हो आप? अगर किसी भी कोचिंग में बैठ रहे हो तो किस साइज का बैच है? बताओ जल्दी से, किस साइज का बैच है आपकी कोचिंग का? जरा तेजी से बताओ कमेंट करके। अगर आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि कोचिंग का बैच 50 का होता है, 60 का होता है, 100 का होता है, अगर आप एक 350 बच्चों की कोचिंग में बैठे हुए जिसमें आप सिर्फ सबके सब बच्चे 12th वाले हो, तो चांसेस ये बोलता है कि एक बच्चा सिलेक्ट होगा। ये है सच्चाई और ये कारण नहीं है, ये फैक्ट है कि भैया 12th के बच्चे डिसिप्लिन खो देते हैं, 11th और 12th के बच्चे डिसिप्लिन खो देते हैं, स्कूल और हर चीज को मैनेज नहीं कर पाते। यहां तक तो बात थी डराने की, पर ये डरा नहीं रहा मैं आपको, ये मैं आपको सच दिखा रहा हूं कि आपका भविष्य ये नहीं हो सकता। जाग जाओ। अब जागने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस सेशन के आखिरी तक
मैं आपको एक ऐसा प्लानर बनाने का तरीका बताऊंगा। मैं आप हर किसी के लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, ये झूठ है। कोई भी इंसान बोल रहा है कि एक टाइम टेबल ले लो सबके लिए लग जाएगा, वो गलत है। तो मैं इस सेशन के आखिरी में आपको एक प्लानर बनाने का तरीका बता दूंगा। आपको एक दिन का प्लान बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, आपको लाइफ में जब भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप कभी भी जीवन में कुछ भी काम के लिए, जॉब के लिए, मास्टर्स के लिए, आपके बैचलर्स के लिए, आपके अभी वाले सिलेबस के लिए, आपके जॉब, कोई भी किसी भी काम के लिए, बुढ़ापे में हमेशा आप इस चीज को यूज करके अपनी लाइफ को मैनेजमेंट के तरीके से एकदम प्रॉपर तरह से मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? सबसे पहली बात एक इंसान के लिए होता है कि उसे क्या शुरू करना पड़ेगा, वो है मल्टीटास्किंग। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, ठीक है? मैं आप शुरू कर रहा हूं काम की बातें जल्दी से। बेटा अगर आपको वीडियो सही लगा, अगर मैं सब कुछ सही लग रहा है तो लाइक करते चलिए, कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपकी कोचिंग के बैच का साइज क्या है और क्या आप एकदम डेडिकेटेड हैं, एकदम हार्ड वर्क के लिए पूरी तरह से पैशनेट हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या तरीका है इस चीज से लड़ने का, क्योंकि ये समस्या आपके साथ नहीं है ना? सिर्फ आपके साथ नहीं है, यहां जितने लोग बैठे हैं, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, हर किसी के साथ ये समस्या है। आपके पहले भी बहुत लोगों के साथ समस्या थी, आपके बाद भी काफी लोगों के साथ ये समस्या आएगी, पर जीतता वही है जो इसको, इस समस्या से लड़ने का तरीका बताए। ठीक, तो मैं आपके जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो भी एड्रेस करूंगा, एकदम आपके वाली बात करूंगा। तो ध्यान से सुनो बेटा, मल्टीटास्किंग सबसे पहली बात तो हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें एक समय पे दो काम नहीं करना चाहिए। हम क्लास भी देख रहे हैं और साथ साथ, अरे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं चीकू भैया, पर एक काम करें, अरे शिवानी ने बढ़िया पोस्ट डाली है, चलो बढ़िया से इसे लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और वो सामने बैठ के पढ़ रहा है उसको भी शेयर कर देते हैं कि देखो शिवानी ने पोस्ट डाली है। तो बेटा इस तरह की जो हरकतें हम दिखाई देते हैं, हम इस तरह की हरकत जो करते हैं, ये वाली हरकतों से क्या हो रहा है? तुम पढ़ तो रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं तो मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। बेटा ये गलत तरह की मल्टीटास्किंग है। जितने लोग सोचते हैं ना कि मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूं इस तरह की, वो गलत है। आप सोच रहे हो कि भैया मैं है ना, मैं एकदम खतरनाक नहाते नहाते ब्रश कर लेता हूं, भाई मैं मल्टीटास्किंग वाला इंसान हूं। नहीं ब्रो, आपको चीजों को इस तरह की जो चीज होती है, इसके लिए मल्टीटास्किंग में बेटा वेद पुराण से ऋषि मुनि मना करके आए। समझ में आया आपको? तो वो जो लोग हैं वो तक ये चीज के लिए मना करते आए हैं। सबसे बेस्ट मल्टीटास्कर आपने अपने अगल बगल कौन देखा है? जल्दी से बताइए, कोई ऐसा इंसान जो आपने देखा हो कि आपके आसपास है और बहुत ही गजब का मल्टीटास्कर है। मेरे हिसाब से मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं बोला यार, और चीकू भैया मेरा दोस्त है यार, एक साथ 5 लड़कियों से बात करता है यार। कोई लड़की बोलेगी अरे मेरी फ्रेंड है यार, एक साथ 5 लड़कों को मूर्ख बना देती है यार। ये सब नहीं हरकत, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये फेक आइडल्स है। मल्टीटास्कर अगर आपको अपने पास दिखेगा कोई बहुत खतरनाक, मुझे अपने पास कोई दिखता है तो वो दिखता है मुझे मेरी मम्मी, मेरी मॉम। आपको अपनी मदर कहीं पे दिख रही है तो आपको लगेगा कि यार ये मम्मी इतना काम कैसे कर लेती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, सुबह भी उठ जाती हैं, खाना वगैरह सबका बना देती हैं। मेरी मम्मी जॉब भी करती है तो जॉब करने चली जाती हैं, वहाँ स्कूल में सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, फिर घर आके मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ध्यान, पापा का ध्यान, मेरी बहन का ध्यान, सबका ध्यान रख लेती है। उसके बाद दूसरे रिश्ते वगैरह ये वो जो चीज निभानी है वो सब भी निभा लेती। इतना टाइम कहाँ से लाती हैं? उससे तो मेरे दोस्तों के बर्थडे के अगर विशेष आ गए वो रिप्लाई सही से नहीं होते हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हो? तो बेटा कोई इंसान आपके सामने ही मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, आपको वहीं से सबसे ज्यादा मोटिवेशन आनी चाहिए। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जब आप एक समय पे एक काम करो और कामों को डिवाइड कर दो। जैसे आपको अपने दिन में, स्कूल में आप गए, मैं आपको एड्रेस एकदम सीधे लेकर के आता हूं, अगर आप स्कूल में गए और आप कोचिंग में गए, है ना, यही है पूरे सब चीज का एकदम परफेक्ट सार। तो आप अगर गए हैं तो रॉन्ग वे तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मैं राइट वे बताता हूं कि जब आप स्कूल में हैं, ठीक, और जब आप कोचिंग में हैं या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप स्कूल में हैं और जब आप कोचिंग में हैं तो दोनों चीजों के अंदर आपको क्या बिहेव करना है। आपके साथ क्या होता है कि जब आप स्कूल में बैठे होते हैं तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, आप सोचते हैं मुझे कोचिंग का होमवर्क करना है, और जब आप कोचिंग का होमवर्क कर रहे होते हैं तब आपको लगता है मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। क्या ये बात आपको, ये हमेशा होता है?
तो आपको उस समय क्या सोचना है कि मुझे मल्टीटास्किंग, आप नहीं चाह रहे तब भी आपकी मल्टीटास्किंग हो रही है, तो उस समय आपको यह करना है कि मेरी कोचिंग का काम मैं कोचिंग के समय के बाद में कर लूंगा, स्कूल का काम मैं स्कूल के समय के बाद में कर लूंगा, और इन सब चीज के काम को मैं प्रॉपर तरह से टाइम अलोकेट कर दूंगा, ताकि जब मैं कोचिंग का काम करता रहूं तब मैं ये ना सोचूं कि मुझे स्कूल का करना है, जब मैं स्कूल का काम करता रहूं तब मुझे ये ना लगे कि मैं कोचिंग का कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज की वजह से मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर मैं कोचिंग का करता हूं, फिर मैं थोड़ी देर स्कूल का करता हूं, फिर मैं थोड़ी देर कोचिंग का करता हूं, फिर मैं थोड़ी देर स्कूल का करता हूं। इस चक्कर में मुझे लगता तो है कि मैं बहुत बिजी हूं, पर प्रोग्रेस कुछ भी नहीं दिखती। तो इट गिव्स यू, बेटा ये वाली जो पूरी प्रोसेस है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिजीनेस। समझ रहे हो कि तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम बिजी हो, पर तुम्हारी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम डेडिकेटेड काम नहीं कर रहे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम जब थोड़ा समय किसी चीज को देते हैं तब हमें उसमें एफिशिएंसी आना शुरू होती है। वही समय की बात करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप देखो कि आप स्कूल और जेई मेंस का या प्रिपरेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दो अलग अलग चीज समझ रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो यहां पे कितने परसेंट जेई मेंस और स्कूल का सिलेबस सेम है। हर कोई टीचर आपको यही बोलेगा, हर कोई इंसान आपको यही बताएगा कि 60 to 75% है ना, 60 to 75% सिलेबस जेई मेंस का और आपके स्कूल का एकदम सेम है। मतलब समझ रहे हो, ये आपका स्कूल है, ठीक, आजकल की जो स्थिति है जेई मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और ये आपका, ठीक है, जेई मेंस मैंने फिर भी बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक, मैं 50% भी मानूं तो ऐसे मान लो, तो ये 50% स्कूल है, ठीक है, और ये 50% यहां पे ऐसे और अच्छे से बनाता हूं मैं इधर, ये पूरा की पूरा क्या है, स्कूल है, और स्कूल का ऐसे समझ लो ये जेई मेंस है, तो जेई मेंस का 50% सिलेबस सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक, तो स्कूल का 100% पढ़ना है, और 50% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है किसके लिए, जेई मेंस के लिए। अगर आपने ये कर लिया तो वो 350 बच्चों में से एक बच्चा आप हो। कोई आपको नहीं रोक सकता आईआईटीएन बनने से, कोई आपको नहीं रोक सकता जेई मेंस की अच्छी ब्रांच निकालने से। यही सच है बेटा। अब ये कैसे करना है, किस तरह से हमें करना है, तो आप पहली बात तो इन दोनों चीजों को अलग अलग मत समझो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करना है। आपको लिस्ट ऑफ टास्क का जो है उसका लिस्ट बना लेना। कितने भी आपके टास्क हैं उन सारे टास्क का लिस्ट बना लो कि मुझे स्कूल के लिए, चलो मुझे स्कूल के लिए पहला चैप्टर पढ़ना है, कोचिंग के लिए भी मुझे पहला चैप्टर पढ़ना है, तो दोनों की थ्योरी साथ पढ़ो। क्या ये बात समझ में आ गई? स्कूल के लिए भी पहला चैप्टर पढ़ना है, कोचिंग के लिए पहला चैप्टर पढ़ना है, दोनों की थ्योरी साथ पढ़ो, दोनों के डेरिवेशन साथ पढ़ो। कोचिंग में डेरिवेशन नहीं करा है, स्कूल में करा है, स्कूल में करा है, नहीं करा है, कोई बात नहीं, दोनों को मिला करके उनकी थ्योरी वाला जो सेशन है उसको साथ पढ़ो। जब भी तुम स्कूल के लिए थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि तुम ऐसे थ्योरी पढ़ोगे कि तुम्हारी कोचिंग वाली भी रिवाइज हो गई, स्कूल वाली भी रिवाइज हो गई। तुम्हारे दिमाग में ये सर्कल चलता रहना चाहिए कि मुझे जो थ्योरी पढ़ रहा हूं, जब मैं स्कूल के लिए जब भी मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास स्कूल पूरा कंप्लीट हो जाए और इसके साथ में कोचिंग का भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट करके कवर कर लूं। ये वाली चीज तुम्हारे पास अप्रोच होना चाहिए, ठीक। तो स्कूल की एक ही बार थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी स्कूल वाली पढ़ लेंगे और थोड़ा आगे जाके कोचिंग वाली कवर कर लेंगे। एक राउंड में थ्योरी या एक राउंड में नोट्स हमने बहुत अच्छे से बना लिए। सॉर्टेड है भाई, एकदम अच्छे से सॉर्टेड है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है, अच्छा ये तो टास्क अलॉटमेंट है, तो टास्क अलॉटमेंट आपने कैसे करा, पहली चीज आपने थ्योरी कर ली, ठीक है। तो थ्योरी आपके पास हो गई कितने, 5 सब्जेक्ट की। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है, 3 स्कूल और कोचिंग के कॉमन होते हैं, पीसीएम, ठीक। तो 5 सब्जेक्ट की थ्योरी करनी है। इसके बाद आपको, इसके बाद अगली चीज क्या करनी है, वो करने हैं क्वेश्चंस, ओके। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के आपको अलग सेशन लगाने होंगे, और वो कितने सेशन लगेंगे, 3। तो आपको 5 स्लॉट्स चाहिए हफ्ते में जिसमें आप थ्योरी पढ़ोगे, 3 स्कूल की प्लस कोचिंग की एक ही स्लॉट में अच्छे से, आपको 5 स्लॉट चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग के आपको 3 स्लॉट चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मान लेता हूं कि मैं आपको मैक्स टू मैक्स मान लेता हूं कि आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस के 6 स्लॉट चाहिए। मैं आपको मान लेता हूं कि आपके लिए मैंने मान लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको 6 स्लॉट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्कूल की, होमवर्क, असाइनमेंट, ये कुछ भी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, होमवर्क, असाइनमेंट, कुछ भी अदर वर्क, मिसलेनियस वर्क के आपको 6 स्लॉट चाहिए।
तो टोटल आपके पास वीक में कितने स्लॉट होने चाहिए, जरा देखो एक बार ध्यान से। 8 और 6, हमारे पास 14 स्लॉट होने चाहिए। ठीक है, ये मिसलेनियस वर्क का एक स्लॉट है। तो आपको टोटल हफ्ते में 14 स्लॉट्स चाहिए। ठीक, अब वो 14 स्लॉट्स के अंदर आप अच्छे से थ्योरी भी पढ़ सकते हो, हर सब्जेक्ट की एक बार पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन रिवीजन के 3 स्लॉट लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, होमवर्क, असाइनमेंट, इनके 6 स्लॉट लगा सकते हो आराम से। अब यहां पे आपने लिस्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, सॉर्टिंग अप अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क। अब आपको देखना है कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा उतना अर्जेंट नहीं, कौन सा उतना इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आपको करना सिखाऊंगा, ऐसे आपको सॉर्ट करना है। इसके बाद आपको फ्लो बना लेना है कि मुझे एक टास्क को आराम से, ऐसा नहीं करना मुझे कि एक ही दिन में सब कर लेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ चीकू भैया, मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में सब हुआ। मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत यूनिक एग्जांपल देता हूं, है ना। मैं अपने लाइफ का लिए ऐसा करता हूं। देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे मुझे एकदम से ना अपने जो बॉडी का है वो केयर का एकदम से ध्यान आ गया। तो मुझे ध्यान आया कि यार अगर मैं रोज ऐसे नहाता हूं या फिर क्रीम वगैरह लगाता हूं या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अपने शरीर को देता हूं, तो मैं पूरे शरीर को एक दिन ऐसे ट्रीटमेंट दूंगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मंडे को भैया मेरे हैंड्स को ध्यान दूंगा, ट्यूसडे वाले दिन मैं अपने टोज या फिर लेग्स के ऊपर ध्यान दूंगा, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन मैं अपने इस पे हेयर पे ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपने फेस पे एक दिन ध्यान दूंगा, फिर मैंने सोच लिया कि भैया इसके बाद ना मैं अपने नेल्स वगैरह के ऊपर ध्यान दूंगा, टीथ्स पे एक दिन ध्यान दूंगा। तो अगर मैंने इस तरह से पूरे डेज डिवाइड कर लिए तो मैं हर एक दिन एक किसी चीज पे अच्छा फोकस दे पा रहा हूं। जब मैंने उस पर टाइम अलॉट कर दिया कि आज तो इसका दिन है, आज तो इसका दिन है, आज तो इसका दिन है, तो मैं उस चीज पे फोकस दे पा रहा हूं। और अगर मैं रोज सबको थोड़ा थोड़ा करूंगा, किसी दिन छूट गया तो सब छूट गया, कोई चीज को पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा। यही तरीका, यही एग्जैक्ट तरीका लोग जिम में यूज करते हैं कि जिम में वो आपसे एक दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं करवाते, वो एक दिन आपके ऊपर आर्म्स लगवाते हैं, लेग्स लगवाते हैं, बैक लगवाते हैं, एब्स लगवाते हैं, चेस्ट लगवाते हैं, शोल्डर लगवाते हैं। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज, कार्डियो वगैरह भी आपसे लगवाई जाती है, पर अलग अलग दिन पर लगाई जाती है ताकि आप फोकस्ड तरीके से एक मसल को या एक तरह की एक्सरसाइज को कर सको। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई? ये तरीका है आपको किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड और रूल करने का। सॉरी, अब यहां पे देखिए कि अगर मैं यहां पे बात करूं, टास्क का लिस्ट आपने बना लिया, तो आपके पास टास्क का लिस्ट कौन कौन सा होना चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं अपन किस तरह से आपको पूरा अलॉटमेंट करना है वर्क का। तो टास्क का आप लिस्ट बना लोगे कि मुझे यार आज असाइनमेंट करना है ना, असाइनमेंट करना है, इसके बाद मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, राहुल को कॉल करना है। ठीक है, राहुल को कॉल करने के बाद मुझे तीसरी चीज जो करनी है वो मुझे सामान लाना है बाजार से। ठीक है, तो बाजार से कुछ सामान लाना है, सामान। उसके बाद आपने बोल दिया कि यार अच्छा मुझे तो होमवर्क भी करना है और मुझे डेली के डीपीपी करनी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है, एंड कुछ क्वेश्चन जो हैं होमवर्क के वो करना है। ये किसका है? कोचिंग का होमवर्क है, ये स्कूल का होमवर्क है। ठीक है, ये स्कूल का होमवर्क है, ये वाला कोचिंग का होमवर्क है। इसके बाद आपने सोच लिया कि मुझे नोट्स बनाने या नोट्स पढ़ने स्कूल के जिस भी सब्जेक्ट के। अब ऐसे करके आपने टास्क कर लिए। अब आप क्या करोगे, इस पूरी चीज को मैनेज कैसे करोगे? तो आप इस पूरी चीज को तुरंत डिवाइड करोगे कि यार अभी मुझे तुरंत सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आज मुझे जो चीज करनी ही करनी है और बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप डालोगे इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मतलब ये करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो करना है मुझे कि यार पढ़ना है, असाइनमेंट करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असाइनमेंट आ गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है? क्योंकि असाइनमेंट करना अर्जेंट क्यों हो गया? क्योंकि कल टीचर चेक करेंगे। इसके बाद भैया अपन ने दूसरी चीज पकड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ दूसरी चीज पकड़ी जो है राहुल को कॉल करना। तो राहुल को कॉल करना, ऐसी बातचीत, गपशप, क्या चल रहा है उसके जीवन में, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मुझे उसको बात करना है, उसका बर्थडे है, कुछ भी है, ऐसी बात करना है। तो राहुल वाला जो चीज है वो मैंने यहां डाल दिया। ठीक, अब यहां पे कुछ चीज मेरे को डालना है कि नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। तो सामान लाना है। ठीक है, मम्मी ने बोला सामान ले आना वरना कल तेरा टिफिन खाली जाएगा, कुछ खाने को नहीं बचेगा। तो यहां तुमने लिख दिया कि नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये मुझे कहीं ना कहीं ला करके देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। अब देखो,
इसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब कौन सी चीज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है? जैसे टाइम वेस्ट करना, रील्स देखना, शॉर्ट देखना, ऐसी कोई चीज तुम्हारे उसमें, तो उसको यहां रख दिया आपने। क्लियर है भाई? अब जितनी भी ये सारी चीजें हैं इनको आप टाइम अलोकेट करोगे। अच्छा, आपका और स्टडी कहां पर है? जो स्टडी है नॉट नॉट इंपॉर्टेंट, एक मिनट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो यहां पर एक और चीज अपन डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में, एक मिनट, हाँ, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में मैंने एक और चीज डाल दी, जैसे होमवर्क है। तो आपका जो होमवर्क है, कोई सा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, असाइनमेंट, ठीक है, ये आपका डेली रूटीन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई आपसे पूछ नहीं रहा कि अगर आपने डीपीपी सॉल्व नहीं करी, आपने स्कूल के नोट्स रिवाइज नहीं करे, आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो ये बेटा वो चीजें हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा। क्लियर है? तो अगर आपने नॉट इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ये वाली लिस्ट बना ली, तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, मतलब आपके पीछे कोई लगा हुआ नहीं है इस चीज को देने के लिए। तो आप क्या करते हो कि असाइनमेंट दे दिया, टीचर ने बोला कि कल मैं कॉपी चेक करूंगी तुम्हारी, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सब चीज छोड़ के कॉपी चेक करने में लग जाओगे। ठीक, तो क्या होगा? इससे तुम्हारा बैलेंस खराब होगा। तुम सारा की सारा जो भी ये सब टाइम है, सारा की सारा टाइम तुम अर्जेंट चीजों को दे दोगे। और 99% केस में यही होता है कि हम चीजों को नहीं करते, हम यहां पर रखी हुई चीजों को नहीं करते जब तक वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ना हो जाए। तो हम सारी चीजों को अल्टीमेटली इस कॉलम में ले आते हैं और तब उन चीजों को करते हैं। क्लियर है बेटा? तो हमें क्या करना है? हमें चीजों को डिवाइड करना है। हमें हर दिन चीजों को, अर्जेंट चीजों को लगभग 50% टाइम देना है, ठीक, पर 20% जितना टाइम हमें, 25% बोलूं तो इतना टाइम इसे भी देना है। ठीक, नॉट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको भी 10% टाइम देना है, और कोशिश करेंगे कि ये चीजें और ये चीजें कंबाइन होके हो जाए। मतलब आप रील देखते देखते चले गए, सामान लेकर के आ गए, रील देखते देखते ही आपने किसी और से बात कर ली, किसी को टाइम देना भी इंपॉर्टेंट है। वो सब आप जो भी चीज है उन चीजों को कंबाइन कर लो, और 10-15 मिनट आपको इधर भी दो, क्योंकि इससे रिलैक्स हो जाता है। ठीक है बेटा? तो ये वाली जो चीजें हैं, जैसे आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, तो वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है, क्योंकि वो आपको तुरंत ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चला जाएगा। तो आपके जीवन का 12 घंटे तो इस चीज में चले जाना ही चाहिए। ठीक, पर उसके अलावा जो आपका 25 मिनट है, जो 25% है, वो टाइम इन चीजों में जाना चाहिए, जिसमें आप डीपीपी दें, असाइनमेंट दें, ये दें। और अगर आप ये पूरी की पूरी चीजों के अंदर आपने सही से लिस्ट डाल ली, फेयर कॉपी कंप्लीट करना आपने पहले से ही इसमें डाल रखा है, और आप रेगुलर फेयर कॉपी कंप्लीट कर रहे हो, तो वो कभी भी इस जगह पर आकर के आपको परेशान नहीं करेगी। क्लियर है? तो आपको रोज अपना टाइम को बहुत अच्छे से डिवाइड करना है। अब ये चीज क्या तुरंत हो जाएगी? एक बार सोचिए, क्या ये चीज एकदम तुरंत हो जाएगी? नहीं, एकदम तुरंत ये चीज हो ही नहीं सकती। आप पहले एक हफ्ते तक अपना पैटर्न एनालाइज करो कि आपकी हरकतें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी अर्जेंट है, आप किन किन चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हो, कहां कहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे हाथ से निकल गया, ये समय मेरे हाथ से निकल गया, अब मुझे तुरंत सब अर्जेंट है, आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने दिन से नहीं करा। क्लियर? अगर आपको पहले से ही पता हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप रोज थोड़ा 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 उसको समय दो, और एक दिन वो आपके लिए एकदम वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में परेशान नहीं करेगी, आएगी तो। ठीक है भाई? अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि आपने जब चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो आपने अपना डेली का टाइम टेबल बनाया, और एक टाइम स्लॉट आपका फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक मेरा स्कूल है, जो भी आपका स्कूल है, ठीक है, आपने अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया, ये मेरा स्कूल है और ये मेरा कोचिंग है। ठीक है, तो ये मेरा कोचिंग है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। रोज आप अपना पूरे वीक में कोचिंग तक हर चीज फिक्स कर सकते। अब क्या होगा इसके बाद चीकू भैया? अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एक और चीज जो है वो फिक्स कर दोगे, मतलब जो आपकी एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, अर्जेंट चीजें आपने इसके अंदर भर दी, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो आपको रोज ही करना है। इसके अलावा जो आपकी एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं उनका आप टाइम फिक्स कर दोगे कि अच्छा यहां तक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस टाइम में मैंने अपने लिए, इस स्लॉट में मैंने अपने लिए क्या फिक्स कर दिया कि यहां तो मैं भैया पढ़ूंगा कोचिंग वाला होमवर्क, फिर इसके बाद मैं कुछ भी टाइम वेस्ट कर लूंगा जो भी मुझे करना है, फिर उसके बाद मैं एक और स्लॉट लगाऊंगा जिसमें मैं कर लूंगा क्या चीज, थ्योरी,
और इस चीज में ही इसके साथ में कंप्लीट कर लूंगा स्कूल का असाइनमेंट। ठीक, अब ये स्लॉट कैसे हो सकते हैं? क्या ये स्लॉट शाम को होना जरूरी है? चीकू भैया मैं तो सुबह से जाता हूँ, मेरा 7-8 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है, 8 बजे से स्कूल जाता हूँ, 3 बजे तक आता हूँ। क्या मैं इस चीज में मैनेज कर पाऊंगा? क्या इसके बाद फिर मैं क्लासेस के लिए कैसे मैनेज करूंगा? तो बेटा देखो, आप सुबह 8 बजे गए, 8 बजे से लेकर के आप सपोज 4 बजे तक उसमें ही हो, स्कूल में ही हो। मैंने वाला 8 घंटे आपके स्कूल में चले गए, हालांकि जाते नहीं है पर आपके चले गए। फिर आपने इसके बाद 3 से 4 घंटे कोचिंग ली। अगर आप इसमें भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदा, क्योंकि आना जाना, ट्रेवल, दोस्ती यारी, वो सब टाइम बच गया। अब आप बहुत थक गए, घर आए, खाना खाया, 9 बजे आप फ्री हुए। 9 बजे से आप अपने 2 या 3 घंटे का एक स्लॉट निकालो, सबको, घर वालों को सुला दो, उनसे दूर चले जाओ, और 9 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके चलो 10 बजे से 12-1 बजे तक का एक स्लॉट निकालो। ठीक है, 1 बजे तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हारा 8 बजे स्कूल है। अब अगर तुम उसमें भी 6 घंटे या 6.5 घंटे सोते हो, बढ़िया से सुबह उठ करके तुम्हें आधा घंटे का एक स्लॉट और मिलेगा। आराम से तुम सुबह आधा घंटे का एक स्लॉट निकाल सकते हो, और यही चीजें ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। कभी कभी तुम स्कूल नहीं जाते, मेरे हिसाब से सीबीएसई में 221 दिन स्कूल जाना होता है, जिसमें भी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। वो भी जरूरी नहीं है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी। इसमें से भी आप काफी सारे दिन बंक मार सकते हो, पूरे 365 में से 221 दिन जाना होता है, इसमें से भी 75% तो बंक जा सकते हो, 25% बंक मार सकते हो। तो बेटा आपके साथ काफी ज्यादा टाइम बचेगा। तो अब आपके पास ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक, तो आपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट फिक्स कर दिया, पर नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट वाली चीजों को भी आपने इन स्लॉट्स में डाल दिया। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपने इन 2 चीजों को दे दी। अब आपके पास बची कौन कौन सी चीजें? जैसे आपका कोई का रिश्तेदार आ गया घर पे, अब उसको तो आप टाल ही नहीं सकते, तो अब वो उस समय पे आपको क्या करना है? उस समय पे आपको कैसे मैनेज करना है? उस समय पे आपको अपने स्लॉट्स शिफ्ट कर लेने हैं कि भैया हाँ, अगर मैं इन्हें टाइम दे रहा हूं तो मेरे ये 2 स्लॉट कहां जाएंगे? आपको सबसे पहले अपनी वो चीज करना है, और मेरे हिसाब से जो भी लोग घर पे आते हैं वो ये चीज को समझते हैं। तो आपको उस समय उन्हें टाइम दे रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि मेरे 2 स्लॉट्स अब कहां जाएंगे। समझ गए? तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम इस चीज का ही है, आपको ये सोचना है कि मेरे स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स के बीच में जो मेरा 15% टाइम है वो फ्लोटिंग है, या 25% जो टाइम है वो फ्लोटिंग है, वो इधर उधर किधर भी जा सकता है, मैं किधर भी उस टाइम को रख सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अगर इस तरह से आपने पूरे वीक को प्लान करा तो आप उन 350 बच्चों में पहुंच सकते हैं जो आईआईटी में जाने वाले हैं। क्लियर है भैया? मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा अच्छे से ये चीज सॉर्टेड हो गई होगी। तो हमें क्या करना होगा? मल्टीटास्किंग करनी होगी। स्कूल, मैं आपको पूरे बुलेट पॉइंट एक साथ बता देता हूं, मल्टीटास्किंग करनी होगी, स्कूल और कोचिंग के थ्योरी को एक साथ पढ़ना होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें करने होंगे, थ्योरी एक बार में एक तरह से सॉलिड करेंगे, स्कूल का जो भी असाइनमेंट है उसके लिए भी एक स्लॉट रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक फिक्स्ड स्लॉट डेली रखेंगे, थ्योरी के लिए भी एक फिक्स्ड स्लॉट डेली रखेंगे। क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका, सब्जेक्ट जो है उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। एक चीज को करो और पूरी शिद्दत से करो, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करने की कोशिश मत करो। क्लियर है? इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, बहुत फायदा मिलेगा। और एकदम प्रॉपर तरह से अपने स्लॉट्स याद रखो कि मुझे इतने घंटे का एक स्लॉट मारना है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितने देर पढ़ रहे हो, तुम कितना स्लॉट मार रहे हो। स्लॉट हमेशा याद रखो, स्लॉट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके भाई, तो बस यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, काफी ज्यादा आपने इससे सीखा होगा। ये टाइम टेबल अपनाने की, बनाने की जो टेक्निक है, इसे जरूर यूज करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। और कमेंट करके भी बताइए और क्या क्या समस्याएं आप फेस करते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उन चीजों का रिप्लाई कर सकूं। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।